ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़ में वापस से आप सभी का स्वागत है। इस बार आज हम जो इशू लेकर आए हैं, इट इज़ लॉट इन न्यूज़, द इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट आप बोलेंगे सर ये तो जियो पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित मुद्दा है, इसका इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना। अगर मैं बोलूँ कि इज़राइल अटैकिंग ईरान, इसका प्रभाव आपके रोटी दाल पर पड़ेगा, इसका प्रभाव किसान पर पड़ेगा, इसका प्रभाव गेहूं चावल के भाव पर पड़ेगा, सब्जियों के भाव पर पड़ेगा, गन्ने पर पड़ेगा और शक्कर पर पड़ेगा। तो आप थोड़े परप्लेक्स हो जाएंगे कि वो दोनों लड़ेंगे तो उससे हमारी थाली कैसे महंगी हो जाएगी। ऐसा होता है और हमें पता भी नहीं चलता है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़, जहाँ पर हम जटिल मुद्दों को आसान भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके दो फायदे हैं। आम जीवन में आपको इकोनॉमी से संबंधित कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएंगी, और दूसरा आप आपकी सिविल सेवाओं की प्रीलिम्स और मेंस में इश्यूज़ को बेटर एनालाइज करके प्रस्तुत कर पाएंगे। तो बिना कुछ और देर करे इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के इम्प्लीकेशंस भारत की इकोनॉमी पर क्या है उस पर बात करते हैं। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, दीज हैव सिवियर इम्प्लीकेशंस ऑन इंडियाज इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी पे इसके इम्प्लीकेशंस हैं। अब हम सबको पता है कि ईरान दुनिया का एक तेल सप्लायर है, क्रूड ऑयल सप्लायर है। अगर ज्योग्राफी देखें आप तो लेट मी ड्रॉ अ मैप हियर। अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरेबिया, दिस इज अरेबिया, दिस इज समवेयर इंडिया, फिर इधर सिंगापुर वगैरह दूसरी चीज़ें। यहाँ पर बैठा हुआ है आपका ईरान, मतलब ईरान, ये ग्रीन डॉट। दुनिया की लगभग 30% तेल की सप्लाई, जो ब्लू येलो कलर से बता रहा हूँ मैं, ये गल्फ का रीजन है, यहाँ से होकर गुजरती है। और यहाँ पर एक प्रमुख इलाका है, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होमरूज, जिसे ईरान कंट्रोल करता है। तो खुदा न खास्ता इफ ईरान ब्लॉक्स दिस रूट ऑफ स्ट्रेट ऑफ होमरूज, तेल दुनिया में 30% सप्लाई बाधित हो जाएगा। और सप्लाई नहीं होगी तेल की तो और दाम बढ़ेंगे। बढ़ते कच्चे तेल के दाम भारत की इकोनॉमी पर असर डालेंगे। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो सभी वस्तुओं के दाम महंगे होंगे। ये सारी बातें हम सब अब समझते हैं, बहुत ऑब्वियस है कि भाई मिडिल ईस्ट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कच्चे तेल में सप्लाई डिसरप्शंस होते हैं, जिस कारण से भारत में महंगाई बढ़ती है। साथ में भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है। इंपोर्ट बिल मतलब हमें डॉलर में कच्चे तेल की जो पेमेंट करने हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हर बैरल कच्चे तेल की डॉलर में कीमत बढ़ जाएगी। और इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो फिर दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे करंट अकाउंट व्यापार घाटा भी बढ़ता है हमारा, और इस कारण से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है। पर आज का मुद्दा करंट अकाउंट डेफिसिट या कच्चे तेल की कीमत से रिलेटेड नहीं है। आप इनफैक्ट देखेंगे कि कच्चे तेल की कीमत कुछ 10% बढ़ के थम सी गई है, युद्ध चल रहा है उसके बावजूद। कारण कि फिलहाल इजराइल ने ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशंस, ऑयल सप्लाईज पर अटैक नहीं करा है, तो ऑयल सप्लाई बाधित नहीं हुई है। ना ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होमरूज को बंद करने जैसी कोई बात कही है फिलहाल। इस कारण से ऑयल सप्लाई फिलहाल बाधित नहीं हुई है, इसलिए ऑयल 10% बढ़कर रुक गया है। लेकिन एक दूसरी चीज़ जिस पर हम आज तफसील से बात करेंगे वो है कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या हमारा खाना, हमारी थाली, हमारे अनाज, हमारी दालें महंगी होगी। इसकी संभावना प्रबल होती नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ इजराइल ईरान वॉर, एंड इट हैज़ स्टार्टेड बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब फर्टिलाइजर्स क्या है, कौन से फर्टिलाइजर्स क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब बातों पर एक एक करके समझते हैं। एक
प्लांट को ग्रो करने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, K पोटेशियम। NPK कहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अब चूंकि हमने इतने बेतरतीब तौर पे खेती करी है कि मिट्टी की फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई है और अब मिट्टी खुद को सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो आपको उसमें केमिकल दवाइयाँ केमिकल डाल डालकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी पड़ रही है, बनाए रखनी पड़ रही है। तो भारत बहुत यूरिया, फॉस्फेट और पोटेशियम डालता है, फिर जिसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ये प्रमुख न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो किसी प्लांट को चाहिए ग्रो होने के लिए, जो हम मिट्टी में भरपूर डालते हैं। जो नाइट्रोजन है उससे पत्तियों की ग्रोथ होती है, उससे फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ती है। जो फॉस्फोरस है वो जड़ें और फ्लावरिंग में मदद करता है, जड़ों को मजबूत बनाने में और फ्लावरिंग में, फॉस्फेट्स। और जो पोटेशियम है वो ड्राउट रेजिस्टेंट बनाता है, कम पानी में प्लांट को सरवाइव करने की क्षमता देता है, प्रतिरोधक क्षमता, डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ाता है क्रॉप का। तो ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आवश्यकता है। अब जो नाइट्रोजन हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्रॉप्स को, दैट इज प्राइमरीली थ्रू यूरिया, और यूरिया बनाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है अमोनिया की, जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल गैस से। हाइड्रोकार्बन्स आ गए हैं और इसका एक बड़ा सप्लायर है ईरान। तो अगर ईरान से नेचुरल गैस की सप्लाई बाधित होती है तो अमोनिया की सप्लाई बाधित होती है, और अमोनिया एक बेसिक इनपुट की तरह जाता है यूरिया के प्रोडक्शन में। तो इस कारण से फर्टिलाइजर्स महंगे, खास तौर पर यूरिया महंगा होने की संभावना है। और अगर यूरिया महंगा होगा तो फिर फार्मर्स उसकी कम खरीदारी करेंगे प्रोबेबली, अगर भारत सरकार सब्सिडी ना दे तो। फार्मर्स कम यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्रॉप से फूड प्रोडक्शन भी कम होगा, कम फूड प्रोडक्शन मतलब अनाज महंगा। तो आपको लिंक समझ आई होगी कि कैसे हमारी खाने की थाली महंगी होती है जब ये दो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। दुनिया का 30% अमोनिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कहाँ से आ रहे हैं? मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से आते हैं। ईरान एक बड़ा सप्लायर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ईरान 16 मिलियन टन यूरिया एनुअली एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इस बार शायद बाधित होगी यह सप्लाई। ऐसे ही अगर फॉस्फेट्स की बात करूं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, एक डीएपी आपने अखबार में बहुत सुना होगा, डायमोनियम फॉस्फेट। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का एक बड़ा सप्लायर मोरक्को है। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया ईरान और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से आ रहे हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स मोरक्को से आ रहे हैं, अगेन वो नॉर्थ अफ्रीका का हिस्सा है, मोरक्को से आ रहे हैं। और एक बचता है पोटैश। पोटैश का एक बड़ा सप्लायर रशिया बेलारूस है, वो भी झगड़ रहे हैं। तो दुनिया में जहां फर्टिलाइजर मिल रहे हैं वो सब लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। रशिया बेलारूस पोटैश सप्लाई करता है, जो भारत लगभग 100% इंपोर्ट करके अपनी ज़रूरत पूरी करता है। 100% वो झगड़ रहे हैं, तो पोटैश के दाम आसमान पर। नॉर्थ अफ्रीका में कई बार सिविल डिसरप्शंस हुए हैं इसका, जैसे टूनीजिया में रेवोल्यूशन हो गया, मोरक्को में रेवोल्यूशन हो गया, उसके कारण से फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स महंगे हो गए। और जहाँ यूरिया नाइट्रोजनस है, मिडिल ईस्ट, वो तो झगड़ते ही रहते हैं, जैसे ईरान और इजराइल फिलहाल। रशिया बेलारूस का फैक्टर, दुनिया का 40% पोटैशिक रिजर्व्स आर अवेलेबल विथ रशिया एंड बेलारूस, बट दे आर फाइटिंग। इस कारण से 2022 से फॉस्फेट के दाम बहुत ऊंचे हैं। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा आप आपकी स्क्रीन्स पर देख पा रहे होंगे। पहला कि जिस इलाके में लड़ाई झगड़ा हुआ, आप समझिए उस इलाके में से फर्टिलाइजर को दुनिया को मिल पाना महंगा हुआ।
कॉन्फ्लिक्ट जोन में व्यापार करना महंगा होता है, सप्लाई डिसरप्ट होती है, इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरा, जब महंगा फर्टिलाइजर अगर फार्मर तक पहुंचेगा तो फार्मर कम इस्तेमाल करेगा। आमतौर पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत में आमतौर पर बढ़े हुए फर्टिलाइजर के दाम को सरकार एब्जॉर्ब कर लेती है और किसान को सब्सिडी दे देती है। पर मान लीजिए फिलहाल कि ऐसा हो कि सरकार बोले बढ़े हुए दाम को मैं एब्जॉर्ब नहीं करूंगा, फार्मर तुम ही महंगा खरीदो। अगर ऐसा हुआ तो फार्मर विल यूज लेस फर्टिलाइजर, इससे हार्वेस्ट कम होगा, इससे प्रोडक्टिविटी कम होगी, कम अनाज बाजार पहुंचेगा तो महंगा पहुंचेगा, तो हमारे खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। दुनिया में ऐसा कई बार हुआ है कि फर्टिलाइजर की चेन डिसरप्ट हुई है, इस कारण से खान पान महंगा हुआ है, इस कारण से देशों में आंदोलन हो गए हैं। 2008 में चाइना ने यूरिया के एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। ग्लोबल प्राइसेस वस्तुओं के, खास तौर पर फूड आइटम्स के, बढ़ गए थे दुनिया भर में। 2022 रशिया यूक्रेन वॉर 40% पोटैशिक फर्टिलाइजर से कंट्रोल करते हैं, तो दाम फिर बढ़ गए पोटैशिक फर्टिलाइजर्स के। और इसका नतीजा ये भी हुआ कि घाना, श्रीलंका जैसे इलाकों में बड़े एजिटेशंस हुए कि भाई इतना महंगा अनाज मिल रहा है। और अब लेटेस्ट इवेंट हुआ है इजराइल और ईरान का, जहां पर यूरिया प्राइमरीली डिसरप्ट हो रहा है और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स महंगे हो रहे हैं। आप एक चार्ट देख पा रहे हैं कि भारत यूरिया का लगभग 30% इंपोर्ट करता है। भारत सरकार का प्रयास है कि हम यूरिया का इंपोर्ट ना करें और इसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, लेकिन फिलहाल लगभग 30% हमारी यूरिया की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से पूरी हो रही है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स लगभग 90% हम इंपोर्ट से इसे पूरा कर रहे हैं, पूरा ये हिस्सा इंपोर्टेड है, बाकी बस इतना ही देश में बन पा रहा है। पोटैश में तो आपको स्थिति दिख ही रही है कि पोटैश लगभग 100% पोटैशिक फर्टिलाइजर्स आर बीइंग इंपोर्टेड। अब इतना महंगा यूरिया, इतना महंगा फॉस्फेट, पोटैश, क्या करें? किसान पर भार डाल दें? डाल दीजिए, किसान आप पर डाल देगा। अंतिम व्यक्ति पर वो महंगा अनाज बेचेगा, तो आप गेहूं खरीद लीजिएगा 200 रुपये किलो, मक्का खरीद लीजिएगा 500 रुपये किलो। देश की इकोनॉमी चरमरा जाएगी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि जो बढ़े हुए फर्टिलाइजर के दाम हैं वो सरकार एब्जॉर्ब करे और किसान पर भार ना आने दे। ऐसा ही आमतौर पर होता है। इसलिए आप देखेंगे भारत सरकार का एक बड़ा सब्सिडी का खर्चा फूड के बाद, राशन की दुकान की सब्सिडी के बाद किसी चीज पर होता है तो वो फर्टिलाइजर्स है। लगभग आप यहां पर देख पा रहे होंगे 1,80,000 करोड़ इज बीइंग स्पेंट ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडीज। 1,80,000 करोड़ जो राशन की दुकान पर अनाज मिलता है उस पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा होता है। फर्टिलाइजर्स पर 1,80,000 करोड़। भारत में दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी जो दी जाती है वो फर्टिलाइजर है, पहली फूड है। और इसका एक उदाहरण आपके आसपास भी है। अगर आप यूरिया का एक बैग लेने जाएं बाजार में तो आपको लगभग 250 रुपए का मिलेगा, लेकिन उसकी आज की बाजार कीमत 3,000 है। 3,000 की वस्तु 250 में बेच रही है सरकार। आप देख रहे हैं लगभग 90% से ज्यादा की सब्सिडी दी जा रही है फर्टिलाइजर्स पर, ताकि किसान सस्ता फर्टिलाइजर लेकर सस्ता अनाज बाजार में बेच सके। I hope you got this thing. This is an important factual point. अब इतनी बड़ी सब्सिडी के कारण ना एक समस्या भी हो रही है। समस्या ये हो रही है कि फार्मर्स आर यूजिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। जस्ट लुक इनटू दिस।
मुझे यूरिया बहुत सस्ता मिल रहा है, तो क्या बिहेवियरल चेंज आया है कि मैं अपनी मिट्टी का परीक्षण करने की जहमत भी नहीं उठाता हूँ और एक भेड़ चाल में अपने खेत में यूरिया छिड़क देता हूँ। क्यों? सस्ता मिल रहा है, 250 रुपये में 45 किलो यूरिया, जिसका असल भाव 3000 है। वो चीज़ जो 3000 की चीज़ 250 में मिल रही है। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट कैसा नज़र आने लगा कि यार खरीद लो ज़्यादा और यूरिया यूरिया नाइट्रोजन नाइट्रोजन दे दो। प्लांट बोलता है यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे एन पी और के 4:2:1 के प्रपोर्शन में चाहिए। तुम इतना यूरिया मेरे अंदर उंडेल रहे हो कि वो प्रपोर्शन लगभग 10:4:1 हो गया है, और चाहिए कितना? 4:2:1। सब्सिडी का बहुत बड़ा वेस्टेज हो रहा है। ज़रूरत है कि यूरिया की सब्सिडी को रेशनलाइज करा जाए। प्रोबेबली जिस प्रकार से लिमिटेड अमाउंट में सब्सिडी फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर्स को मिलती है, ऐसे ही यूरिया की सब्सिडी पर कुछ लिमिट लगाने की शायद आवश्यकता है, जिससे खर्चे भी बचेंगे। भारत क्या कर रहा है इस समस्या से निपटने के लिए? भारत ने सऊदी अरेबिया, ओमान, मोरक्को से एग्रीमेंट्स करे हैं। भारत में जो यूरिया के प्लांट्स बंद हो चुके थे, जैसे झारखंड के सींदरी में, उन्हें वापस से रिवाइव करा जा रहा है। और हम नए रास्ते खोज रहे हैं कि हमें रशिया, बेलारूस पर निर्भर ना रहना पड़े पोटेशियम के लिए, पोटैशिक फर्टिलाइजर्स के लिए। कनाडा, जॉर्डन से भी वी आर नेगोशिएटिंग टू ओपन न्यू सप्लाई लिंक्स। एक बढ़िया, इसी कड़ी में एक बढ़िया इनोवेशन करा है नैनो यूरिया, जो ये 45 किलो का एक बैग आता था यूरिया का, 45 kgs का, उसको नैनो यूरिया में तब्दील कर दिया है। अब वो आधे लीटर की एक बॉटल आती है। 45 किलो यूरिया, लॉजिस्टिक इश्यूज थे उसमें, और आपको वो स्प्रेड करना पड़ता था मिट्टी में। दैट हैज बीन रिप्लेस्ड विथ हाफ लीटर बॉटल। 45 किलो का वही गुण अब कम साइज में मिले तो वो क्यों ना लें। 45 किलो का यूरिया का बैग आधे लीटर की बोतल में है, और उसे स्प्रे करना है आपको पत्तियों पर। तो एक इनोवेशन है, प्रोबेबली इससे इजी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हो पाएंगे। डिजिटल ट्रैकिंग हो रही है, और सारा फर्टिलाइजर एक ही ब्रांड से बेचा जा रहा है। उस पर आप कोई भी फर्टिलाइजर का बैग देखेंगे तो प्रधानमंत्री उर्वरक योजना यही आपको लिखा हुआ दिखेगा। ब्रांडिंग को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। मैंने आपको बताया कि क्या समस्याएं हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि हमें जो फार्मर्स को इनडायरेक्ट सब्सिडी मिल रही है यूरिया पर, 3000 का बैग 250 में मिल रहा है, अगर ऐसा ही लाभ पहुंचाना है तो प्रोबेबली इस इनडायरेक्ट सब्सिडी को डायरेक्ट सब्सिडी में कन्वर्ट करा जाना चाहिए, जिससे सब्सिडी का लीकेज कम होगा। फिलहाल जो 3000 का बैग है, कई बार वो नॉन एग्रीकल्चरल यूज में डाइवर्ट हो जाता है। नॉन एग्रीकल्चरल यूज में डाइवर्ट होने के कारण हम कह सकते हैं सरकार की सब्सिडी वेस्टफुल है। सरकार ने कभी नहीं सोचा था कि ये सब्सिडी इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करने लगेंगी, क्योंकि यूरिया का कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। यूरिया इज ऑल्सो यूज एज एडहेसिव। तो अगर ये वहाँ डाइवर्ट हो रही है तो ये तो वेस्टफुल यूज है। तो बेहतर होगा कि आप किसान के खाते में 3000 डाल दें और उससे बोले भैया तू बाजार से ले लेना, बाजार में तुझे 3000 का मिल जाएगा। तो इससे जो इंडस्ट्रियल यूज में डाइवर्ट हो रही थी सब्सिडी वो थमेगी, सरकार के सब्सिडी के खर्चे कम होंगे। इंसेंटिव होना चाहिए फार्मर्स के लिए कि वो उचित प्रपोर्शन में एनपीके क्रॉप तक पहुंचाएं। इसके लिए आवश्यक होगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट हो, सॉइल टेस्टिंग लैब गांव-गांव में पहुंचे या बने, और मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे प्रिसिशन एग्रीकल्चर। प्रिसिशन एग्रीकल्चर मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी में जो क्रॉप को आवश्यकता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई हो। इससे वेस्टफुल यूज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक होता है कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, जैसे ड्रिप इरिगेशन, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे सेंसर्स,
जो नमी को समझकर, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को समझकर एग्जैक्ट क्वांटिटी में प्लांट की रूट्स पर न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर अप्लाई कर देते हैं, पर महंगा है। प्रोबेबली भविष्य की कृषि की सब्सिडीज इन बेसिक इनपुट्स के अलावा इन मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जानी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये मुद्दा समझ आया होगा कि इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट वहाँ, हमारी खाने की थाली महंगी यहाँ, ऐसा क्यों? दैट इज व्हाट वी हैव कंक्लूडेड विथ। इट विल लीड टू फूड इन्फ्लेशन and will add added burden of subsidy on our government. So this was the issue regarding Israel-Iran conflict and its impact on our food bill, food subsidies, government finances, import, export, etc. On more such issues, we will be continuing E for Economics series. So keep watching. Thank you so much.